हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में GS3 में बात करेंगे आज हम प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी मैनिपुलेशन और इन दोनों का, प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन का हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द करंट सिनारियो और किस तरीके से जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ इस क्वेश्चन का PDF भी टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड द रिसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड इज अफेक्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया। समझ रहे हो आप, जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, जो यूएसए की या यूरोप की जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज हैं प्लस चाइना का जो करेंसी मैनिपुलेशन है, इन दोनों का इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक होती है जब इंडिविजुअल की बात होती है, मैक्रो इकोनॉमिक होती है जब हम बड़े पर्सपेक्टिव में कंट्री की या स्टेट की बात करते हैं। तो ऐसे में इन ग्लोबल फिनोमेना प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले ये समझो कि प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है। अच्छा, प्रोटेक्शनिज्म होता है कि आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज क्यों लगाती है, ताकि वो अपनी खुद की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट करेगी वो, बाहर से जो सामान आ रहा है। तो क्या होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड आता है, मान लीजिए कि यूएसए है, यूएसए चाइना से जो सामान लेता है उस पर वो ज्यादा इम्पोर्ट टैरिफ लगाता है, ताकि चाइना का सामान जब यूएसए में बिकेगा तो वो महंगा हो जाएगा। तो यूएसए के खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से के कंपैरिजन में यूएसए का जो सामान, चाइना का जो सामान यहाँ पे बिक रहा है उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी, तो लोग चाइना का सामान खरीदेंगे नहीं। पॉइंट 1, तो चाइना भी नहीं बेचना चाहेगा कि जब सामान उसका बिक ही नहीं रहा है उस मार्केट में, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्ट टैरिफ देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, कहीं और पे डाइवर्ट कर देगा जहाँ पे मार्केट अवेलेबिलिटी होगी। सेकंड होता है कि हम चाइना से आने वाले कुछ प्रोडक्ट पे बैन लगा देते हैं कि नहीं आएगा ही नहीं हमारे, तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम किसका। देखो क्यों होता है कि जनरली ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, ये इसलिए होती है कि जो बाहर से सामान आता है, जो इम्पोर्टेड मटेरियल है, वो चीप होता है हमारे लोकल प्रोडक्शन से। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो देखो ऐसे में नेशनलिज्म ना इतना काम नहीं आता है। जब आपकी पॉकेट से पैसे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जो सस्ता सामान अच्छा मिलेगा वो लेके आ जाते हैं, तो ऐसे में लोग चाइनीज सामान ज्यादा खरीदते हैं और यूएसए और यूरोप के जो खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाई जाती है, जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरह के बैरियर लगते हैं। टैरिफ मतलब टैक्सेस के साथ बैरियर, नॉन टैरिफ मतलब कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि फोटो सैनिटरी लगा दिया, क्वालिटी रूल लगा दिया, ये बोल दिया कि हम इस तरह का प्रोडक्ट हम खरीदते नहीं, हम लेते नहीं है, तो उसमें बैन लगा दिया। टैक्स एंड नॉन टैक्स प्रोटेक्शन बैरियर्स लगा देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन देखो जनरली इन ग्लोबल मार्केट में जो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो करेंसीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली मार्केट रेट के हिसाब से चेंज हो जाती है, पर ये अपनी अपनी गवर्नमेंट की होती है। जैसे हम भी पहले जो RBI है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल करते थे हमारी जो फॉरेन करेंसी, फॉरेन मार्केट के अंदर हमारी करेंसी को, लेकिन बाद में हमने उसे ओपन मार्केट में छोड़ दिया। अभी जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई होती है उस हिसाब से हमारा जो करेंसी का रेट है वो यूएसए डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो नाउ दैट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। कुछ गवर्नमेंट होती है जो अपनी करेंसी की वैल्यू अपने हिसाब से कंट्रोल करती है बाकी करेंसीज के कंपैरेटिव में। लोग टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अगेन चाइना, क्योंकि चाइना करेंसी मैनिपुलेशन, चाइना पे ब्लेम लगाए गए यूएसए के द्वारा कि वो करेंसी मैनिपुलेशन करता है। नाउ चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू कम रखता है। वैल्यू कम रखने से क्या होगा कि उसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, सामान बहुत ज्यादा खरीदेंगे लोग। अभी पिछले को एक वीडियो के अंदर हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में करेंसी का कैसे इम्पैक्ट होता है ये हमने बात करी थी। फिर से बहुत क्विकली बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 1 किलो शुगर है जो हमारी 50 रुपए किलो की बिकती है, 50 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकती है, और यूएसए में ये $1 की पड़ती है। ठीक है, अब हमने क्या करा और हमारा 50 रुपए इज इक्वल टू $1, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया। अब हमने क्या करा, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दी। हमने बोला कि अब हमको इसको जो $1 है वो उसमें
हम और 50 रुपए है तो हमने क्या करा, वैल्यू गिरा के हमने इसकी 70 रुपए कर दी, मान लो 70 नहीं 75 रुपए कर दी, ठीक है 75 रुपए कर दी। तो अब हमारा 1 किलो शुगर कितने में आ रहा है, 75 रुपए में। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको $1 में 75 रुपए की शुगर मतलब 1.5 kg शुगर मिल रही है, मतलब आधा किलो ज्यादा मिल रही है सेम रुपए के अंदर। तो इस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन होता है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो जब कोई सेंट्रल बैंक अगर डॉलर खरीदती है तो वो एक आर्टिफिशियल स्कैट, मतलब देखो जैसे बहुत बार बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या करा कि डॉलर्स को खरीद के रख लिए, बहुत सारे डॉलर अपने पास में जमा कर लिए। तो इससे क्या हुआ, मात्रा तो बराबर होती है ना, तो वो जो मात्रा है उसकी कमी हो गई, तो स्कैर्सिटी हो गई है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर मिल नहीं रही है, तो डॉलर मिल नहीं रही है का मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन करा जाता है। 2018-19 के अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमी थी, इन्होंने दोनों फिनोमेना विटनेस करे थे। करेंसी वॉर था, यूएसए और चाइना के बीच में वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे यूएसए ने। बहुत सारी कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें भी H1B1 वीजा लगा दिया था यूएसए ने। यूरोपियन कंट्रीज ने फोटोसैनिटरी मेजर्स लगा दिए थे। तो इस तरह की काफी सारी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज हो गई थी। तो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज एंड करेंसी मैनिपुलेशन, इन दोनों ने मिला के जो ट्रेड डिस्टॉर्शन है, वर्ल्ड ट्रेड में जो काफी बदलाव हलचल से मचा दी थी। और इसका ये काउंटर प्रोडक्टिव इसका ये होता कि ग्लोबल जो फ्री ट्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग गया था, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जब बचाने की कोशिश करेंगे तो ग्लोबल जो फ्री ट्रेड है या जो ग्लोबलाइजेशन है वो बैकफुट पे आ जाता है। तो ऐसे में ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं इम्पैक्ट करता है, ये किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। पर्टिकुलरली अगर जैसे कि कोई भी इकोनॉमी है जिसकी पूरी इकोनॉमी या तो इम्पोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, तो ऐसे में और हर एक कंट्री कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है, तो हर एक कंट्री में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो एक मेजर पोर्शन शेयर करता है। तो ऐसे में अगर ग्लोबल ट्रेड में इस तरह की सिचुएशंस लाई जाएं कि आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो आपकी इकोनॉमी को बहुत बहुत ही मतलब हायर लेवल पे इम्पैक्ट करता है। तो बात हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोटेक्शनिज्म और जो हमारा करेंसी मैनिपुलेशन है ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हुए, हमारे नेशनल इनकम, हमारा इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट और हमारा फिस्कल डिफिसिट, इन चारों पे इन दो चीजों का इन फिनोमेना का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो करेंसी मैनिपुलेशन से जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर की चॉइस को इम्पोर्ट कॉस्टलियर क्यों हो गया है, क्योंकि वैल्यू उसकी बढ़ गई, उसने करेंसी मैनिपुलेट कर दी। तो हमारे लिए क्या होगा कि बाहर की पहले जो चीज हमको 50 रुपए में मिलती थी, जो चॉकलेट हमको अभी वो 80 में मिलती है, तो हमारे पास क्या है कि कंज्यूमर की चॉइसेस लिमिट हो जाती है कि यार मेरा तो बजट 50 है, चलो 60 है, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में उनका जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा पे करना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। प्रोटेक्शनिज्म भी कंज्यूमर की चॉइसेस लिमिट कर देता है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर भी जब महंगी चीज खरीदना या फिर जो चीज अवेलेबल ही नहीं है वर्सेस जो चीज अवेलेबल है, चाहे वो सस्ती है या महंगी है, तो ऐसे में कंज्यूमर की चॉइसेस लिमिट हो जाती है। तो ग्लोबल कंपटीशन में एक की फैक्टर हमेशा ये होता है कि बहुत सारी गुड्स एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमेशा डाउन रखा जाता है, ताकि कंज्यूमर की एबिलिटी टू स्पेंड हो, ताकि मैं मार्केट में जाऊं तो मैं वापस हाथ खींच के वापस ना आ जाऊं कि यार ये तो मेरी जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेरी लिमिट से बाहर है, तो मैं खर्च ना करूं। रेदर सामान अगर मेरा सस्ता है तो मैं क्या करूंगी, इकोनॉमी को सर्कुलेट करने में हेल्प करूंगी, मैं सामान खरीदूंगी, मैं जाऊंगी तो 500, 1000, 2000 रुपए का कुछ सामान खरीद के आऊंगी, तो ये इकोनॉमी को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोटेक्शनिज्म जो है इट लीड्स टू इंक्रीज्ड इंपोर्ट कॉस्ट एज मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म में इंपोर्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चर, जैसे चाइना है, चाइना पे उन्होंने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर अगर लगा दिया है तो उससे इंपोर्ट कॉस्टली हो गया है, प्लस जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शंस हैं फॉरेन मार्केट के अंदर उनको अभी इक्विपमेंट के लिए, कमोडिटीज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका सामान कॉस्टली हो रहा है। जैसे चाइना का जो सामान पहले 50 रुपए में पहुंच रहा था यूएसए में, अभी अगर उसके 80 रुपए लग रहे हैं तो ये 30 रुपए चाइना की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो खुद से तो देगी नहीं ना, वो क्या करेगी, उसको कमोडिटी में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उसके पेमेंट भी देना पड़ेगा और वो वहाँ पे उसका प्राइस राइज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रियल जीडीपी होती है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जीडीपी का डिक्लाइन होने का मतलब है कि आपकी इनकम डिक्लाइन होने लग जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट था करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट का इट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रोबस्ट एक्सपोर्ट बेस, हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन वो बहुत एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोटेक्शनिज्म की वजह से, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट होना स्टार्ट हो जाता है।
हायर जितना ज़्यादा करंट अकाउंट डिफिसिट होगा उतना ही रुपी अंडर प्रेशर रहेगा, और उसके मतलब है कि जो ओवरसीज कॉस्ट ऑफ ओवरसीज बोरोइंग है, बाहर से जो पैसे लेने की हमारी जो लिमिट नहीं बोल सकते, हमारी जो कॉस्ट है कि हम कितना ले रहे हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा लोन पे, फोर भी ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ है हमारा एम्प्लॉयमेंट। प्रोटेक्शनिज्म की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ना सिर्फ ये गुड्स एंड सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करता है, बल्कि सर्विसेज जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे यूएसए का जो H1B1 वीजा था, हमने सुना था, तो उसमें क्या हो रहा था, जो सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं वो काफी टेंशन में आ गए थे क्योंकि उनका वीजा कैंसिल होने लग गया था। तो इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है तो वो एक तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट नहीं करता है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, इससे जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है। इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि जो स्पेशली जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ग्लोबल कंपटीशन में मैच नहीं कर पाती, तो वैसे भी आउट हो जाती है। उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑन दी एक्सपोर्ट, आरबीआई ने खुद ने ऑब्जर्व करके ये चीज बताया है कि प्रोटेक्शनिज्म की वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो उस पर चैलेंज आया है, वो कम हुई है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड इम्पैक्ट हुई है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज की वजह से, स्पेशली इन टेक्सटाइल जो हमारा सबसे ज्यादा है। हमारे 4 बड़े मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी इन द सर्विस सेक्टर। तो इन चारों में काफी टेंशन आ गई थी जब प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चल रही थी, और ये इसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी इस सेक्टर का भी हैम्पर होता है। तो प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन दो ऐसे रीजंस बोल सकते हैं या ऐसे एक्ट्स बोल सकते हैं जो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो हमारी पूरी जीडीपी है, हमारा जो इनकम एंड नेशनल इनकम है, या फिर हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, या फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट है, इन सबको इम्पैक्ट करता है माइनर एंड मेजर तरीके से। प्रोटेक्शनिज्म ने ना सिर्फ यूएसए की या चाइना की इकोनॉमी को हर्ट करा है लॉन्ग टर्म में, बल्कि एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव एक चलने लग गई थी। और अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट आए हैं जो बिडेन, उन्होंने हालांकि इसको सॉफ्ट एंड कर दिया है, तो अभी वो पॉलिसी थोड़ी सी वापस रिस्ट्रिक्ट हो रही है, बट इट डिड हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉट जस्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, बट बाकी जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी पे भी सिमिलरली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का हो गया। बस आपको क्या करना है, समझाना है कि मैक्रो की जो प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है, कहाँ पे हुआ था, यूएसए, चाइना, यूरोप का एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो फैक्टर होते हैं, जिनको ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्हीं पे उनका इम्पैक्ट दिखा देना है। अब इकोनॉमी के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आपने ऊपर से पढ़ लिया, हाँ ठीक है मुझे आ गया, तो कभी आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे। इफ यू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल दिस करेंसी मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट अगर आप छोटा सा समझो तो आप पूरा समझ लोगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इम्पोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसकी, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है उस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सब चीजों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, लिंक कर पाओगे उसको। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। ऑल्सो इस क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, तो यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।